नमस्कार, एनवी न्यूज के फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके मनीष छाबड़ा और आपको बता दें बब्बी जी भी जुड़े हुए हैं और यहीं पर समीर छाबड़ा भी जुड़ चुके हैं उपाध्यक्ष बीजेपी से। और मनीष बब्बी जो आरती प्रधान है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मनीष जी, अहम सवाल ये है कि मानसा में आरतियों के घर में छापेमारी की गई है, कहां से डकैती और लूट कर आए थे जो छापेमारी हुई है? जी मनीष जी। हेलो। जी मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे को तो आ रही है जी। जी, सवाल अहम है। सबसे पहले आपसे सवाल है कि आरतियों के घर में छापेमारी की जा रही है आयकर विभाग के द्वारा, आखिर कहां से लूट डकैती करके सामान लाए गए थे जो छापेमारी हो रही है आरतियों के घर पे? मनीष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी छाबड़ा जी से पूछ रहे हो या हमसे पूछ रहे हो मैडम? सर मैं आपसे ही पूछ रही हूँ सबसे पहले। ऐसा है जी, जो आरती मनीष जी, एसोसिएशन के मैं आपसे ही पूछ रही हूँ सवाल। ऐसा है जी, ऐसी कार्रवाई जी जो है बदले की जवाब दें। भावना से जो कार्रवाई बीजेपी सरकार करवा रही है, इनकम टैक्स के छापे जो पिछले दिनों में पटियाला में, मखू में, जलंधर, लुधियाना साइड, अमृतसर, कई जगह जो है छापे पड़े हैं। हमें भी भरोसे जो सूत्रों से पता चला है, जो चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है, भी ऊपर से इनको हदायतें हैं कि आड़तियों को जो ये अपना किसान आंदोलन चल रहा है उससे खदेड़ने की जो साजिश रच रहे हैं ये बीजेपी वाले। बिल्कुल समीर जी, इस सवालों का जवाब आपको भी देना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से 27 दिनों से शादी में हमारे किसान अन्नदाता डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जाए 22 ऐसे किसान हैं जो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, शहीद हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब इसको गुमराह करने के लिए छापेमारी का सहारा क्यों लिया जा रहा है? जवाब क्यों नहीं? बब्बी जी हमारे बड़े भाई हैं, इनकी बात मैं ये सहमत नहीं हूँ कि बदले की कार्रवाई हो रही है। ये रूटीन प्रोसेस है। अगर ये बोले कि सिर्फ आड़तियों के, कांग्रेसी आड़तियों के या अकाली दल के आड़तियों के पड़े हैं, तो इसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी जिनके इनकम टैक्स छापे पड़े हैं, मेरे पास उनका भी सबूत है। ये बोले सिर्फ जो वहां पे किसान आंदोलन में जाके आड़ती कर रहे हैं या उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये रूटीन प्रोसेस है जी। ये जो होता है, ये कार्रवाई जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है जी, कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। इसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी छापे पड़े हैं। एक कहावत होती है जी, जो सच्चा होता है उसको डरने की जरूरत नहीं होती। बब्बी में भाई मेरे बड़े भाई साहब हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जी। बीजेपी बड़ी सेंसिटिव पार्टी है। व्यापारी भी चाहिए, उनको किसान भी चाहिए। सबका साथ सबका विकास के नाम पे ही सरकार बनी है भाई साहब। समीर अगर जी, सबका साथ आप सबका कह विकास 6 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस 6 साल में कितनों के विकास कर दिए गए हैं समीर जी? किसान, नौजवान या फिर जवान, महिला सुरक्षा, किस किस का विकास हो चुका है? महिला महिला सुरक्षा में सबसे पहले 3 तलाक का है जी। ये सब आज तक किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी कि तीन तलाक पास कर दे। सबसे महिला सशक्तिकरण का काम जो किया, 1000 पैसा दिखा डाला हो 70 साल में कांग्रेस ने, तो वो रिकॉर्ड दिखा दे। कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं। मगर ये देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने ऊपर से 6 खत्म करने वाली बात बोल रहे हैं ना मोदी जी, वो इन्हीं बिचौलियों की खत्म कर रही है जो 90 पैसे खा जाते थे बीच में।
सर ये 3 तलाक की बात बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि आप लोग 3 तलाक पे जाने की जरूरत नहीं है। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो राज्य दर राज्य अगर आप देखें नजर दें तो शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सवाल का जवाब ले लीजिए। यहाँ पर सिर्फ किसान आंदोलन की बात करेंगे और किसान जो डटे हुए, जो 22 किसान शहीद हो गए हैं, उसके लिए सरकार जो बयान चलाया वो भी थोड़ी चलाया। ये जो कहते थे ना, इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, मगर ना तो रफेल आ रहे थे। रफेल कोई ऐसे नहीं आते, रफेल आए इसलिए रफेल आए। ये पहली बात तो ऐसा है, इस मुद्दे को भड़काना चाहते हैं। इस मुद्दे पे आओ जो आंदोलन है। अगर आपने रफेल खरीदे हैं तो अपनी बीजेपी वालों ने अपनी जेब से नहीं खरीदे, लोगों के टैक्स भरे हुए पैसे से जो खजाना आप लुटा रहे हो उससे रफेल खरीदे हैं आपने। और जो 3 तलाक की जाए ये बेटियों की बात कर रहे हो, यहाँ पर आपकी सरकारें हैं, ये हरियाणा में है, ये यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर औरतों का लड़कियों का घोटाले होते थे, कोलजी घोटाले होते थे, पैसे वहां से खा भी जाते थे, तो घोटाले बड़े होते थे। 1,82,000 का घोटाला था कोल्ड रेट का। समीर जी अगर कांग्रेस वालों ने घोटाले किए थे, अगर कांग्रेस वालों ने घोटाले किए थे, इसीलिए तो देश ने उनको साइड में बिठा दिया। आपको लेकर आए, कौन लेकर आए आपको? 303 सीट आप कैसे जीत गए? हमारे सब ने आपको वोट घोटाला को साबित नहीं कर पाएगी। नाम क्या दे रहे हो? घोटाला साबित नहीं कर पाए। शर्तों पे आप मनीष जी पिछले 6 साल में एक भी घोटाला किया सरकार ने? कोई घोटाला सामने आया? समीर जी अगर घोटाले की बात करते हो ना, सबसे बड़ा घोटाला जो नोटबंदी का घोटाला है। ट्रकों के ट्रक बैंकों में बाद में पहुंचे, 2000 के मोदी जाके गुजरात में सबसे पहले जो इन्होंने हजारों आदमी आम इंसान के पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि वो घोटाला करे। लाइनों में लग के मर गए, मजदूर मर गए, व्यापारी मर गए, किसान मरे हैं। किसकी बात सुनी है आपने? क्या फायदा हुआ देश को? अरबों रुपया जो देश का है नए नोटों की छपाई में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में आपने बर्बाद कर दिए। और लेकिन आज तक कितने नकली हैं, कितने असली हैं? पैसा बर्बाद हुआ है वो तो घोटाला ही बोलेंगे। जिनका काला पैसा बाहर आया वो तो घोटाले ही बोलेंगे। ये काला पैसा किसका था? 40,000 नकली कंपनियां पैसे कमाए हैं आपके सबसे बड़ा घोटाला किया है। 40,000 नकली कंपनियों में लाइसेंस दिया है। 40,000 नकली कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसे जो समीर जी यहाँ घोटाले की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ किसान आंदोलन को लेकर बात हो रही है जो देश दुनिया में फैल चुका है। लगातार आप देख रहे हैं हजारों की संख्या एक राज्य से किसान आंदोलन को कूच कर रहे हैं। 22 किसान शहीद हो गए हैं। इसके लिए कोई सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है। अब तक यही कहते हैं लेटर पढ़ लें, कभी पत्र पढ़ लें, कभी चिट्ठी पढ़ लें, क्या क्या पढ़ते हुए नजर आएंगे। रवि रुपाल जी आपसे सवाल, क्या होगा आने वाले वक्त में? जिस तरीके से 22 किसान शहीद हो गए, इसके बाद भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद मुझे इस जो आपकी डिबेट चल रही है उसमें बुलाने के लिए, और मेरे दोनों बड़े भाई इस डिबेट में बैठे हैं उनका मैं आदर करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने इस किसान आंदोलन से आई है कि भाजपा की जो केंद्र के अंदर सरकार है वो किसानों के जो उनके मुद्दे हैं उनके प्रति पूरी तरीके से संवेदनाहीन सरकार है। इसको कोई मतलब नहीं है कि 22 लोगों की जो वहां पे जान चली गई है, जो शहीद हो गए हैं, उसके बारे में इनको कोई एक इसको जिसको बोलते हैं कि बेशर्मी की अपनी हदें पार कर चुकी है ये सरकार। देखिए सरकार का मकसद होता है लोगों के लिए काम करना। लोगों को अगर 4 लाख समीर जी मैंने आपकी बात सुनी।
समीर जी प्लीज, बड़े भाई आप। समीर जी आप एक मिनट के लिए मेरे को मेरी बात पूरी कहने का मौका दीजिए। जो बात मैं अभी सुन रहा था आपके चैनल की डिबेट के माध्यम से, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली के दरवाजे पर आज किसान बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपने उनको रामलीला ग्राउंड में जाने नहीं दिया, आपने उन्हें जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जाने नहीं दिया, तो आपने लोकतंत्र की हत्या तो आपने की। अगर आज किसान सर्दी में ठिठुर रहा है तो उसकी एक वजह है कि केंद्र की सरकार जो है वो किसानों के मुद्दे के प्रति, और किसानों के जो आज ये 3 बिल पास हुए हैं जिसके अंदर आप देखिए कि कितना बड़ा बवाल मचा हुआ है, और उसको सही साबित करने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात चले जाते हैं, वो मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं। अरे भाई, जब सारा पंजाब का किसान आपसे 10-20 किलोमीटर की दूरी पर बैठा है, आप वहां पे आए। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपको 300 सीट से जिता के भेजा है लोगों ने, तो आप उनकी बात सुने। तो ये सरकार का अति संवेदनशील जो रवैया है वो बिल्कुल भी, जिसको आप मान के चलें कि देश के हित के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक ही हित है, और वो हित उन बड़े बड़े व्यवसायियों का है, अडानी का है, अंबानी का है, जिनके बारे में आप रोज सुन रहे हैं। अभी कल परसों की बात है कि अभी अपना आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर जो आड़ती एसोसिएशंस के लोग थे उनके ऊपर इनकम टैक्स ने छापे मारे। तो ये कोई सरकार चलाने का लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये तो अपनी एक, जिसको बोलते हैं कि आप हमारी बात मानो, नहीं मानोगे तो हम आपके साथ गुंडागर्दी करेंगे, तो ये इनका रवैया है। और पंजाब का किसान और पूरे अपना देश का किसान, और इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे वर्ग, चाहे वो आड़ती एसोसिएशन हो, चाहे वो हमारे किसी भी समाज के लोग हों, वो इस संघर्ष के साथ, किसानों के साथ हैं। और हम भी अपनी पार्टी की तरफ से, अपने खुद की तरफ से, मैं खुद किसान, तो हम सभी इस आंदोलन में उन 22 लोगों को जो शहीद हुए हैं, मैं उनको अपना नमन भेंट करता हूं। उनकी शहादत को याद रखा जाएगा। और ये जो लड़ाई है, इसको भाजपा को समझना होगा कि अब आप पूंजीपति लोगों को, आप इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को छोड़कर, देखिए मैं थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूं, अभी एक आप बात गौर कीजिए कि जीडीपी देश की 24% नीचे चली गई, माइनस में। और जो अनिल अंबानी, जो अपना मुकेश अंबानी है, क्योंकि अनिल अंबानी का नाम भी आता, अभी राफेल की बात चल रही थी, जो आदमी खुद डिफॉल्टर है, उसको आप 30,000 करोड़ का उसको आप देते हो कि वो राफेल खरीद के लाएगा, ये ऐसा करेगा। राफेल आने से समस्या नहीं है। राफेल जिस रेट पे कांग्रेस के राज में आ रहा था, यूपीए के राज में आ रहा था, और जो राफेल आज जिस कीमत में भारत में आ रहा है, उसके अंदर सारा ही घपला है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, लोगों को बताया। और उसके बाद मुकेश अंबानी, अडानी, आप एक बात देखिए कि हर एक जगह पे जहां पर भी कोई अपना देश के हित की बात आती है, तो सबसे पहले आप पाएंगे कि जो इस समय जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों का साथ दे रही है, किसानों का साथ नहीं दे। मेरे को एक बात बताइए, इसमें कौन सा अहम टूट जाएगा? अगर आप अपने इन कानूनों को रोक लेंगे, उनको वापस ले लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? बताएं समीर जी, आप क्या हो जाएगा? किसानों की बात सुनी जाएगी, अगर उनको कुछ समस्या है उसको दूर कर दीजिए, तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये प्रधानमंत्री का कद जो है, उनका जो अहंकार है, वो क्या इतना बढ़ गया है कि वो अपने देश के जो अन्नदाता, उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। वो उसको भी अपना, आप मेरे को बात बताएं, बिना आप वहां गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने गए, तो आप बता के जाइए ना, आप बता के जाएं, पूरे देश को पता हो कि आज प्रधानमंत्री जी श्री गुरु तेग बहादुर जी के उस अपना दिवस के ऊपर आए हैं गुरुद्वारा साहब में, तो वहां पे अचानक से जाने की क्या जरूरत है? गुजरात में आप कच्छ में चले गए, जिन किसानों से आपने बात की, उन किसानों के ऊपर जो बीजेपी के शासन में गुजरात के अंदर उनका वहां पे उनको खेती के अधिकार से रोक दिएगा, वो सभी बातें आपके सामने हैं। जी रवि जी, 2 सवाल है समीर जी आपसे। रवि जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, उनका जवाब दें। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश जाते हैं किसान से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचते हैं किसानों से मिलने के लिए, आखिर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हजारों की संख्या में अन्नदाता मौजूद है, वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? हेलो जी हाँ जी, अब रवि जी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश पहुंचते किसान से मिलने के लिए, मोदी गुजरात पहुंचते किसान से मिलने के लिए, लेकिन उनके पास 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर किसान आंदोलन कर
रहे हैं 27 दिनों से, वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? समीर जी, समीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी, जी जी, हमारे पास भी पहुंच रही सवाल है आपने सुना? और जी, किसानों की आवाज सवाल मोदी जी तक भी पहुंच रही है। और मोदी जी ने परसों बयान दिया है कि आपकी आवाज मेरे पास भी पहुंच रही है और किसानों की आवाज केंद्र सरकार भी पहुंच रही है। जी, मैंने सवाल भी सुन लिया, अब आप जवाब भी सुन लीजिए। जी जी, जवाब दें। केंद्र सरकार किसानों के प्रति बड़ी संवेदनशील है। नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है कि अगर अब भी कोई अमेंडमेंट करनी बाकी है किसान हित में, तो हाथ जोड़कर एक प्रधानमंत्री समीर जी का टीवी पे बोल रहा है काफी वीक चल रहा है, कि मनीष हम जी के साथ चलती हूँ। हाथ जोड़कर जी सिर नीवा करके हम ये आपकी बात जी मानने को तैयार है। ऐसा जैसा बोल रहे हैं रवि रूपाल जी, मेरे छोटा जी, भाई समीर है, जी, शायद ये उम्र में बड़ा वीक छोटा है, लेकिन होगा। जब आप 1998 में मैं दोहराती हूँ और जब 1998 में किसानों हमारे ने साथ आंदोलन जी किया जुड़े था हैं। तो रवि जी, समीर कौन जी सा का कहना है ये कि कांग्रेस सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, कितने किसान मरे थे? क्या है, तो आप हमें सामने बताएं रवि और जी, है बताएं आपके कि पास क्या डाटा कमियां है। उसका कि क्या है कितने ना, किसान मरे थे तब सभी से 1998 में गोलियां चलवाई थी? कांग्रेस राज क्या रवि जी, किया था जवाब दें। कांग्रेस की सरकार ने 65 साल में? तो पहली बात समीर भाई, सबसे सबसे पहली बात समीर भाई, ये पहले एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए और मेरी बात सुन लीजिए भैया, 65 सालों में मेरी मेरी बात को देखिए। मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था समीर भाई, अब मेरी बात सुन लीजिए। ये बात किसी कांग्रेस की या बीजेपी की नहीं है, ये बात देश के किसानों की, केंद्र की सरकार के साथ है। और दूसरी बात मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने। जो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हाथ जोड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है वो कहा है, तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जितनी बार जनता के साथ कोई वादा किया, चाहे वो नोटबंदी के दौरान 50 दिन का समय मांगना हो, चाहे वो जीएसटी को लागू करना हो, चाहे वो और कितने फैसले हो जिन फैसलों ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरीके से प्रभावित किया, और चाहे वो कोविड के दौरान जब वो रात को 8 बजे आए और 1 मिनट में बोले कि आज से 21 दिन के लिए भारत को बंद कर रहा हूं मैं, आप जहां पे हो वहां पे रहो, जिस तरीके से लोग अपने घरों तक तड़पते हुए पहुंचे, पूरी मीडिया ने देखा है। तो इसलिए हमें नरेंद्र मोदी जी की कहीं किसी भी बात के ऊपर हम यकीन नहीं करते हैं। हाँ, वो लिखित में देश का प्रधानमंत्री होगा, लिखित में कुछ देंगे, कानून बनाएंगे, तो हम मानेंगे। उनकी बातों के ऊपर भाई साहब बुरा ना माने, आपकी शान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, वो ट्रैक रिकॉर्ड उनका किसी भी तरीके से उनकी बातों पे यकीन करने वाला नहीं है। जी जी, रोकना चाहूंगी। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं? मनीष बब्बी बताएं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो ये काले कानून केंद्र सरकार लेके आई है, ऑर्डिनेंस पास किए हैं, इतनी कितनी का आपदा आ गई थी हिंदुस्तान में भी, इतनी जल्दबाजी में इन्होंने पार्लियामेंट में भी नहीं लेके गए, इनको अपना राज्यसभा में भी नहीं लेके गए, और इन्होंने जो है मतलब जल्दबाजी में कोरोना की आड़ में जो है ये 3 काले कानून बना दिए। क्या जरूरत थी? अभी ये दूसरी स्टेटों में जाके मेरे भाई साहब बीजेपी वाले कह रहे हैं, कभी एमपी में जाके कह रहे हैं, कभी हरियाणा वाले मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कभी यूपी में कह रहे हैं कि हमने जो ये कानून बनाए हैं ये किसानों के हित में है। हम ये पूछना चाहते हैं, पहली बात तो कौन सी किसानों की आपके पास जथेबंदी आई थी जिन्होंने ये मांग की थी?
अगर पब्लिक कोई डिमांड करती है, सरकार फिर ही कोई कानून बनाती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इससे जुड़े हुए जो भी किसान है, मजदूर है, आड़ती है, व्यापारी वर्ग है, ट्रांसपोर्टर है, मंडीकरण सिस्टम है और पेस्टिसाइड वाले और पता नहीं कितने कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। कभी आपसे किसी ने इस कानून बनाने की सिफारिश की, कभी मांग की? दूसरी बात, जो आप कह रहे थे कि अपना ये कानून में बदलाव करना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा है, जो आपके तोमर साहब ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है। भैया आप कह रहे हो भी 99% हमसे अमेंडमेंट करवा लो। क्या बात, अभी एक साइड तो आप दूसरी स्टेटों में जाके कह रहे हो कि जो कानून बने हैं वो बिल्कुल सही है, किसानों के हित में है, फिर 99% उसमें अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो? और किसान कह रहे हैं भी ये 1% भी जो इनके हाथ में कलम रह जाएगी अबानी अडानी के, जो आप उनके सहारे ये सरकार ये हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हो, जी बार बार अबानी अडानी का नाम मत इसलिए हम ये अबानी अडानी का बब्बी भाई 2014 से पहले तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब बंदे आपको बीजेपी सरकार की हमेशा ये रही है कि जो आदमी इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। खाली लोगों को आप हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख ऐसे करके लड़ाना आप लोग बंद करो। अगर हिंदुस्तान में जैसे अब पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, अभी व्यापारी वर्ग, मैं एक हिंदू परिवार से हूं, क्या वहां जाते हमने कोई गुनाह कर दिया? लेकिन जो ये मोदी जी चाह रहे हैं, अपना अमेरिका की तरह भी मैं पूरे का पूरा देश बेच के प्राइवेट हाथों में दे दूंगा, तो ये मध्यम वर्ग का जो भी व्यापारी है, चाहे वो कितना भी छोटा व्यापारी है या जो भी मतलब मध्यम वर्ग का व्यापारी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा। खाली निचले लेवल का मजदूर और ऊपर से अडानी अबानी या जो बीजेपी वाले जो काम कर रहे हैं, बस यही रहने चाहिए और हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। मनीष जी मैं फिर से आपके पास आऊंगी। समीर जी जवाब दे। जिस तरीके से अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, मनीष जी ने नाम लिया, आप कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए हैं। सवाल यह है कि जब जियो सिम लागू किया गया था, यानी जियो सिम बहाल करने की तैयारी हो रही थी, उस वक्त मार्केट में आने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का फोटो आक्रोशित नहीं हुआ, प्रचार किया था प्रचार। तो क्या समझेंगे इन चीजों को हम? जेट से प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से प्राइवेट आक्रोशित नहीं हूँ जी। मैं इनको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के सबसे अमीर बंदे थे और उनका जो बिजनेस का विकास हुआ 80% कांग्रेस सरकार में हुआ। जो पंजाब में सबसे पहला गेहूं का स्टोरेज कैपेसिटी का मोगमा बना, वो अडानी जी ने कांग्रेस सरकार में बनवाया था। तब केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी और पंजाब में भी कांग्रेस सरकार थी। आप बार बार बीजेपी को अडानी अबानी से नहीं जोड़ सकते। ये अडानी अबानी बस एक जुमला हो गया इनका, जो जहां तू फिट नहीं बैठता वहां पे जुमला लगा दो। आंदोलन कर रहे हैं सभी अडानी अंबानी के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सिर्फ मनीष जी नहीं कुछ कह रहे हैं आपसे। मनीष जी ने भी अडानी अबानी का नाम लिया है जी। आप खुद बिजनेसमैन हैं। मैं तो चाहता हूं हमारे मनीष बब्बी जी मानसा के अडानी अबानी बने, पैसा कमाए, देश के विकास में लगाए, टैक्स भरे। मैं तो चाहता हूँ कि अडानी अबानी से आगे निकल जाए मनीष बब्बी जी। मैं क्यों नहीं चाहूंगा? मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि अभी क्या हम टैक्स नहीं भरते? आप टैक्स के अंदर किसानों को भी मजदूरों को भी लेना चाहते हो। आज जो भी बंदा चप्पल से लेकर ऊपर तक जो भी खरीदता है, हर आदमी को टैक्स देना पड़ता है। और दूसरी बात, आप बार बार जो कांग्रेस का बीजेपी का हमारा जो है किसान हमारा अन्नदाता है, बीजेपी किसान हमारा अन्नदाता है, उसको कायम रखना है। किसान जमीन से अनाज पैदा करता है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसी का नहीं है, किसान तो देश के है, अन्नदाता है, वो सबका पेट भरते हैं जी। रवि जी क्या कुछ प्रतिक्रिया? तो मैं अभी जी मनीष जी मैं आपके पास भी आऊंगी। रवि जी बोले। जो अभी मेरे बड़े भाई दोनों बात कर रहे थे,
तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो कोविड का अभी दौर चल रहा है, तो इसके अंदर आपने देखा कि देश की जीडीपी 23.9% नीचे गई। सिर्फ एक खेती का सेक्टर ऐसा था जिसके अंदर की ग्रोथ, सिर्फ खेती के अंदर। अभी क्या है कि अभी आप देख रहे हो कि किसान जो है उसको इतना ज्यादा महंगा, अभी एक छोटी सी बात आपको बता दो, डीजल का आज का रेट 75 रुपए के करीब है। इस देश के अंदर पेट्रोल का रेट 90 रुपए के करीब है। और जब ये बार बार, चलो मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं यूपीए की बात करता हूं, यूपीए की सरकार के दौरान और आज के दौरान आप महंगाई का स्तर देखिए, रसोई गैस की कीमतें देखिए, और उसके बाद आप मेरे को बात बताइए कि आप लोगों की कमाई को खत्म करते जा रहे हैं और लोगों को महंगाई की ओर झोंक रहे हैं, तो ये देश कैसे चलेगा? इस देश के लोग अपना जीवन का कैसे अपना जीवन चलाएंगे जब आपको 90 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है? अभी आपको रसोई गैस अभी पिछले 15 दिनों में 100 रुपए गैस को बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है? तो आप मेरे को बताएं कि देश हित में ऐसे कौन से फैसले हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते, जो किसी को समझ में नहीं आते, जो जैसे इनके लाए थे अकाली दल के, उनको समझ में नहीं आए, हमको समझ में नहीं आ रहे, किसानों को समझ में नहीं आ रहे, देश के किसी पार्टी को समझ में नहीं आ रहे। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और एक दो बंदे और हैं, जैसे अभी बाद में फिर बात करेंगे कि इनके एक दो बंदे हैं जिनको समझ में आते हैं। और जब अगर वो बिल सही है तो उनको लागू कर दिया आपने, तो आप क्या उसमें अमेंडमेंट क्यों करते हो? आप अमेंडमेंट मत करो, वैसे ही छोड़ दो। जब आप उसमें अमेंडमेंट कर रहे हो, आपको पता है, आपको जब पता है, समीर भाई मेरे को पूरा करने दो, एक मिनट। बड़े भाई मेरे को मेरी बात पूरी करने दो एक बार, माफी चाहता हूं आपसे। एक बात ये, और दूसरी मेरी छोटी सी मेरे को बात पूरी करने दो भैया, एक मिनट। जो आप अभी बात कर रहे हो, आप अभी जो बात कर रहे हो, किसानों को बताया आपने खालिस्तानी, जो जेएनयू में स्टूडेंट जो अपना प्रोटेस्ट करते हैं उसको आप बताते हो टुकड़े टुकड़े गैंग, ठीक है? जो शाहीन बाग में बैठते हैं उसको आप बोलते हैं कि भैया पाकिस्तान चले जाओ। मेरे को एक बात बताओ भैया, ये 2014 से पहले भी डेमोक्रेसी थी। जब 1947 में ये देश आजाद हुआ है तो वहां में लिखा गया, मेरी बात मत कीजिए, आपकी बात, आप 1975 की बात कीजिए। डेमोक्रेसी किसने खत्म की? इमरजेंसी किसने लगाई? 1984 के दंगे किसने किए? सिखों को किसने मारा? अगर ये दंगों की बात है तो भाई साहब, आप जिस होम मिनिस्टर के राज में रह रहे हैं, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए समीर भाई। इस देश के होम मिनिस्टर जो है वो तड़ी पार हैं, तहलका एक मैगजीन छपी थी, तहलका के ऊपर इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। आप इस बात को ध्यान से समझिए, आप देश का माहौल खराब ना करें, आप देश का माहौल खराब ना करें। आप, ये देश जो है, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख सभी से मिलके बना है। आप ऐसा, हाँ जी बताएं, बोले आप बताइए, उठने में पहले क्या करती थी? आपने बोल दिया मोदी ने चाय बेची, आपने कहा मित चाय ये करता था, मैंने मान लिया। आप थोड़ा सा अपनी राजमाता के बारे में बताइए कि वो इटली में क्या करती थी। पहली बात भाई साहब, पहली बात कोई राजमाता नहीं। एक मेरी बात को ध्यान से, आप एक बात को ध्यान से सुनिए, आप ज्यादा भावुक मत होइए। आप अपनी पार्टी के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए, बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से। इसमें कोई आक्रोशित होने वाली बात नहीं है, आक्रोशित होने वाली बात नहीं है। आपने दंगों की बात की, 2002 के दंगे सबको पता है, तो इसलिए आप वो उस बात पे ना जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए वो बेहतर होगा भाई साहब। आप जेएनयू के अंदर वहां पे 1984 की अगर बात करते आप सपोर्ट करते हैं, जो उसमें नारे लगे पहले बब्बी जी को बोलने दीजिए। 1984 में दंगे हुए, पहले भी और उसके बाद भी पंजाब चालू उठा था, तो इन्होंने कौन से जो बंदे बसों में उतार के मारे गए थे, इन्होंने बीजेपी वालों ने कभी उनकी बात की है? कभी ये कहते हैं कभी हिंदू का कभी सिख का। इन्होंने जो बंदे 84 से पहले या 84 के बाद जो बसों से उतार के जो बंदे कत्ल किए गए हैं, अभी उनको, इनकी सरकार है बीजेपी वालों के 6 साल से, उनको कोई इंसाफ मिला इनसे? इन्होंने कुछ उनको दिया? बताइए। गोधरा में कांड आपने करवाया, अभी आप पूछते हो फंडिंग आ रही है, कहते किसान आंदोलन में फंडिंग कहां से आ रही है? जब गुजरात में सुनामी आई थी
तब तो किसी ने नहीं पूछा फंडिंग कहां से आई है। केदारनाथ में त्रासदी हुई तब नहीं किसी ने पूछा। हेमकुंड साहब त्रासदी हुई, अमरनाथ त्रासदी हुई। अभी ये कोविड का, अभी पूरे 9 महीने से ये कोविड का जो सिलसिला चल रहा है हिंदुस्तान में, इसमें लोगों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, मजदूरों ने, जिस भी हर मुलाजिम ने, सबने सहयोग दिया। अभी तक जो है लंगर चल रहे हैं। और ये पैसा कहां से आ रहा है? ये लोग अपनी जेबों से डाल के समर्थन दे रहे हैं। और दूसरी बात, समर्थन करने जाएंगे, पहले आड़ती एसोसिएशन की तरफ से गए थे, अब व्यापार मंडल की तरफ से जाएंगे, पूरा राशन लेके जाएंगे। कितनी दिन भी हमें वहां लंगर लगाना पड़े, कोई पीछे नहीं हटेंगे, कोई डरेंगे नहीं इनसे। ये डराने वाली बात ये छोड़ दें, इनका नामो निशान बीजेपी का। मैं एक बार और कहना चाहता हूं, अगर यही सिलसिला रहा इनका, ये मध्यम वर्ग के व्यापारी को और किसान को, मजदूर को खत्म करना चाहते हैं, अगर यही सिलसिला रहा तो बीजेपी का आने वाले 20-30 साल में नामो निशान नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। लेकिन पीएम मोदी का जो दावा था, आने वाले वक्त 2022 तक किसानों को दोगुना कर दिया जाएगा, उनकी जो आय है दोगुनी हो जाएगी। अभी आप देख रहे हो जी, जब किसान ही, मैं देखो, जो सरकार कह रही है हम किसानों की आमदन दुगनी कर रहे हैं, लेकिन किसान वो आमदन लेने को तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं हमें जैसे थे हमने पहले, वैसे हमारे हाल पे छोड़ दो, वैसी हमारी गाड़ी चलने दो। फिर इनको क्या पड़ी है जी, जबरदस्ती उनसे कर रहे हैं। जब ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, कानून बना दिए इन्होंने, फिर 1% उसको रखने की जरूरत क्या है? मैं एक बहुत जरूरी बात अभी कहना चाहता था कि अभी आप कोविड की बात कर रहे थे, तो कोविड के दौरान एक पीएम केयर करके एक फंड बनाया गया, और वो जो फंड बनाया गया उसके अंदर हजारों करोड़ रुपया लोगों ने दान दिया इस समस्या को ध्यान में रखते हुए। और कमाल की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो जो कोविड के लिए जो पीएम 305 करोड़ रुपए आए थे फंड में, सिर्फ एक दिन का सभी ने पेमेंट की है। मैं आपको वही बात कहता हूं, भारत की आर्म फोर्सेस ने अपने 200 करोड़ रुपए का उन्होंने चंदा दिया। आपने चाइनीज कंपनियों से चंदा लिया, बाद में आपने उनको बंद कर दिया। आप एक बात बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री आज तक देश के लोगों को पीएम केयर फंड की सच्चाई बताने से छुप रहे हैं। अभी वो बंगाल के अंदर अमित शाह रैलियां करने गए हुए हैं, और आप देखिए कि वहां पे अपना संसद का इन्होंने सत्र बंद कर दिया कि कोविड है। अब मेरे को बात बताए, बिहार में इलेक्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे किसान दिल्ली में अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, वहां पे बैठे हैं, और वहां पे क्या हो रहा है कि आप जी ये सवाल पूछेंगे, जवाब कोई है नहीं, तो बहाना करो कोविड का और संसद को इस बार बंद कर दो। बंगाल के अंदर रैलियां की जा सकती हैं, ठीक है, आपको साउथ इंडिया में जाना है, आपको आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में आपको जाना है, आप जा सकते हो, रैलियां कर सकते हो। लेकिन जब आपको सवाल करने की बात आती है तो आप संसद सत्र बंद कर देते हो। जैसे अभी मेरे बड़े भाई मनीष बब्बी जी ने बोला कि आपने लोकसभा के अंदर बिल को पास किया, बिना किसी बहस के पास किया, फिर आप राज्यसभा में लेके आए। राज्यसभा में बीजेपी के पास, अपना एनडीए के पास बहुमत नहीं है राज्यसभा के अंदर, वहां पे इन्होंने क्या किया, ध्वनि मत से पास करवा लिया। अरे भाई, ये देश का लोकतंत्र है, यहाँ पे सभी को अपनी बात कहने की हक है, यही तो इस देश की विशेषता है, अनेकता में एकता है। ये देश जो है ये सभी का है, सभी पार्टियों का है। सिर्फ आप अपनी कमियां छुपाने के लिए विपक्ष को बोल दे कि विपक्ष ने इन लोगों को भड़काया। रे भाई, आपकी 300 सीट है, आप कहते हैं कि भारत के अंदर आज तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है, तो भैया विपक्ष कैसे भड़का सकता है किसानों को? आप समझाइए ना। अगर आप अभी इतना जोर लगा रहे हैं तो आप ये बिल बनने से पहले किसानों को समझाते, तो तब तो आपने समझाया नहीं, अब क्यों समझा रहे हो आप? ठीक है ना। तो जो सच्चाई बातें, देखिए ये बात का आपको माननी पड़ेगी। आज तक देखिए मोदी जी बहुत अपना, जिसको बोलते हैं कि लोगों के जननायक लीडर मान लीजिए, लोगों के अंदर वो फेवरेट हैं, 300 सीट जीत के लाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसानों के आंदोलन के अंदर पहली बार मोदी जी को अपने मुकाबले का, जिसको बोलते हैं कि मुकाबला मिला है, और किसानों के साथ ना उलझे, अच्छा रहेगा। किसानों की मांगों को माने, इन बिलों को खारिज कीजिए। आपने तो माना कि आप मुकाबले किसानों की मांगों को मांगते हुए कहां पे आपने तो कर दिया ना कि आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई आपके पास फिर कोई बात नहीं, तो उसमें क्या होगा भाई साहब? आप बड़े अपना, आप बड़ा मन दिखाओ, आप अपना बड़ा मन दिखाओ। आप किसानों के मुद्दों पे पीछे हट जाइए, छोड़ दीजिए।
इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें कौन सा अहंकार टूट जाएगा मोदी जी का, ये तो बताएं। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें क्या बड़ी? आप बिलों को वापस ले लीजिए, आप बिलों को वापस ले लीजिए। ये बिल देश हित में नहीं है, ये बिल सिर्फ और सिर्फ जिनको आप बिचौलिए बोल रहे हैं ना, जिनको आप बिचौलिए, मैं एक मिनट नेहा जी मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। नेहा जी मेरे को बात एक मिनट, पहले मैं बिचौलिए का आपको कंफर्म करता हूँ बिचौलिए क्या होता है, मैं बताता हूँ। हाँ बताओ, बिचौलिए मैं बताता हूँ। बताइए आप बताइए। जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे ना कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, रास्ते हमारे नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, जो पीछे बीच में 90 पैसे खा जाते हैं ना बिचौलिए, वो बिचौलिए होते हैं जी, वो बिचौलिए होते हैं जो 1 रुपया चलता है और 90 पैसे खा जाते हैं, गरीब के पास पैसे पहुंचते हैं। आपकी लीडरशिप ने आड़तियों को क्यों बिचौलिया कहा? आपकी लीडरशिप आज तक आड़तियों को बिचौलिया। आप इस बात का समीर भाई जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए कि भाजपा की सरकार बार बार जो आड़तिए हैं उनको बार बार आप बोल रहे हैं कि ये बिचौलिए हैं, ये किसानों को बर्बाद कर दिया। इस बात का जवाब दीजिए आप। और एक बात मैं नेहा जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरा पिछली बार भी बयान यही था कि जितने हमारे लिए किसान, हमारे अन्नदाता जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। मैं एक छोटी सी बात जो है मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे भगवान जो सबसे पहली बात जो आड़ती और किसान का रिश्ता है, मेरी बात को जरा समीर भाई, मेरी बात को जरा सुनने की थोड़ी सी चेष्टा करें। 2 मिनट के लिए बात सुन लीजिए। 2 मिनट के लिए समीर भाई, 2 मिनट। जो आड़ती और किसान का रिश्ता है, जो मेरी बात सुनिए। किसान हमारे लिए अन्नदाता है, किसान हमारे लिए। तो भैया फिर अन्नदाता को दिल्ली की सड़कों पे आपने क्यों बिठा रखा है? तो आपने अन्नदाता को सड़कों पर क्यों बिठा रखा है? आप अन्नदाता की बातों को मानिए, कानून को वापस लीजिए, आप। अन्नदाता कहने से नहीं हो जाता, ये बात अगर दिल से मानते हो तो किसानों की बात को सुनते हुए बिलों को खारिज कीजिए। रूपाल जी, हमने गोलियां तो नहीं चलवाई किसानों पे आपकी तरह। 1998 में सरकार ने गोलियां चली थी, कितने किसान मरे थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ऐसा करिए, जब भी कोई आपसे भविष्य की बात करे तो आप भूतकाल में चले जाइए, ठीक है? जैसे आपके नरेंद्र मोदी सारा दिन सुबह से लेके नरेंद्र मोदी, मेरी बात सुन लीजिए समीर भाई, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन। समीर जी एक मिनट, आज किसान की मैं आपसे समीर जी कहता कि गोलियां चलाई गई थी, तो आपको याद हो 2019 में सोनभद्र में 22 बीघा जमीन की वजह से 10 लाश बिछ गई थी, लेकिन सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। और अगले ही दिन क्या मैं एक बात नेहा जी, मैं इसमें एक और बात नेहा जी इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसमें एक नेहा जी बात और ऐड करना चाहता हूँ। अभी एक मिनट समीर भाई, एक मिनट बात सुन लीजिए। एक मिनट आप पूरी बात तो सुनिए मेरी। आप पहले मेरी सुन लो एक बार। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब आंदोलन चला आपकी सरकार में, स्वामी रामदेव जी ने आंदोलन कर रहे थे, उसको आधी रात को वहां पे पुलिस का तांडव हुआ। उसको आप लोकतंत्र मानते हो क्या भाई साहब? और छोटे भाई मेरे, उसको लोकतंत्र था भाई साहब। अन्ना हजारे जंतर मंतर तक पहुंच सके। आप मेरी पहले आप एक मेरी बात का जवाब दो। एक मिनट नेहा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा इनसे 2 सवाल। 1 मिनट। और उसने इलेक्शन से पहले, जब ये पार्लियामेंट की इलेक्शन थी उससे पहले उसने बोला था पेट्रोल डीजल आपको 40 रुपये मिलेगा। और उन्होंने रामदेव बाबा ने ये भी कहा था कि सिलेंडर आपको 300-400 रुपये में मिलेगा। अब वोट मोदी जी को दो। और अब मुंह छुपाता फिर रहा है बाबा जी। अभी कहाँ चले गए?
अभी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। नेहा जी मैं दो बातें, अपना कंपनी पीछे रामदेव बाबा जी ने जी खरीदी है ना 46 करोड़ में, 46 करोड़ में से 600 करोड़ भरा है, 404,000 करोड़ लोन लिया है, और जो कंपनी वो 40,000 करोड़ की थी, जो ऐसे ही केंद्र की बीजेपी सरकार ने रामदेव को पकड़ा दी। 40,000 करोड़ की कंपनी 4600 करोड़ में दी है, इसलिए वो चमची मारते हैं। अब कहाँ है बताओ? वो कह रहे थे डॉलर का, जी डॉलर तो 20 रुपये रह जाएगा, पेट्रोल का डीजल 40 रुपये रह जाएगा रेट, गैस का रेट 300 रुपये। कहाँ गए रामदेव बाबा? रामदेव बाबा मनीष जी आंदोलन की बात मैं हर बात पे जवाब दे रहा हूँ। ये जो लोकतंत्र का झंडोरा पीटते हैं ना कांग्रेस के लोग, समीर भाई दो बातों का, नेहा जी मेरी बात को आप इन तक पहुंचा देना। रामदेव ने क्या कहा था? हमला किया, क्या लोकतंत्र था? एक मिनट इंतजार करें, रवि जी को अपनी बात रखने दें, फिर मैं नेहा जी मैं आपके माध्यम से दो बातें इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक तो कल परसों सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर की है हाथरस के वो रेप पीड़िता के मामले। राहुल जी मेरी पहले एक मिनट समीर भाई एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। एक तो हाथरस के अंदर समीर भीरे, रात को दिल्ली, मैं आपकी वहीं पे आता हूँ, रात की बात कर रहे हो ना आप, मैं हाँ वहीं पे मैं वही जवाब दूंगा, मैं आपको वही जवाब दूंगा। रात को लाठी मारना बुरी बात है, और रात को एक लड़की की लाश को उसके परिवार को बिना दिखाए जला देना भी बुरी बात है। ये याद करिए, हाथरस के अंदर आपकी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो लड़की की लाश को जला दिया। और एक और बात, अभी सीबीआई ने उसमें चार्जशीट दायर की है और सीबीआई ने उसमें रेप की बात मानी है। समझ में आया आपको? एक बात। और दूसरी बात, आंदोलनकारियों पर लाठी चलाना क्या लोकतंत्र था आपका? और लाश को जलाना कहाँ का इंसाफ है भैया? लाश का बताओ ना, उस लड़की की लाश को जला दिया पुलिस ने, आप उसका जवाब दो ना। आप बोलते हो कि नारी सुरक्षा आपका प्रथम का वो कर्तव्य है, तो बताओ वो लड़की की लाश को जला दिया हाथरस में। नेहा जी ये बात इनसे जरा इसका जवाब लेके दीजिए मेरे को। आप सीबीआई ने उसमें रेप की बात को माना है। और दूसरी बात, एक और बात आपके ध्यान में कर दूं, जो आपने वो कोविड के दौरान वो दिल्ली की मरकज का जो मसला था, जो 55 लोगों के ऊपर आपने एफआईआर की थी, वो 55 के 55 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। ठीक है, आपने वो जो बनाया उसको आपने बोला कि हाथरस के अंदर पाकिस्तान का हाथ है, हाथरस के अंदर विदेशी ताकतें हैं, किसान खालिस्तानी है, फैलाना है। आप देश को भ्रमित मत कीजिए। मैं नेहा जी एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि देश का किसान भ्रमित नहीं है, ये देश की सरकार भ्रमित है, और ये लोगों के अंदर भ्रम फैला रही है। आपकी जो जमीन है वो खिसक चुकी है। आप एक कार्टून को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, उसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है। मगर कभी भी सारा इन बातों का देश की, देखिए मेरी बात सुनिए, ये किसी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। इस बात को अपने ध्यान से समझ लीजिए, ये बात को समीर भाई समझ लीजिए, ये लड़ाई किसानों की है, ये किसी को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है। आंदोलन में कहीं भी लाठीचार्ज हुआ, कहीं भी गोली चली, तो वहाँ हरियाणा की एंट्री पे क्या हुआ था? वो हरियाणा के वीडियो, अरे भाई साहब आप सोशल मीडिया पे हो, आप देखो क्या कुछ नहीं हुआ। ये तो शरेआम झूठ बोला जा रहा है भाई साहब आपसे। पहले की बात है, खट्टर सरकार ने क्या क्या किसानों के ऊपर तशद्दुद किए थे, पानी की बुशारें मारी, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनको आतंकवादी कहा, उनको खालिस्तानी कहा। क्या वो आपकी सरकार नहीं थी हरियाणा में? इतने बड़े पत्थर रख दिए, सड़कें उखाड़ दी, ब्लॉक किया इन्होंने, रोकने की कोशिश नहीं की आपने। सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन देश के अन्नदाता डटे रहे और आज भी वो डटे हुए हैं।
दिल्ली की दहलीज पर वो मर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए। सोचना चाहिए एक बार सरकार को, सत्ता पक्ष को, कि उनके पास क्या जवाब है। लेकिन बीजेपी हर फ्रंट पे फेल हो गई है। विपक्ष की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये ना करे। केंद्र की सरकार हर जुमला फेंकने की कोशिश कर रही है वहां किसान आंदोलन को फेल करने में, लेकिन इनके 15 लाख के जुमले, इनकी नोटबंदी, इनकी जीएसटी, इनका किसान आंदोलन सारा आज तक जो 6 सालों में सारा फेल है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सिर्फ बड़े घरों को, कॉर्पोरेट घरों को ये सारा जो व्यापार है, सारा अपना खेती बाड़ी का सिस्टम है, जो भी मतलब इन्होंने देखो, ये बताओ एयरपोर्ट इन्होंने ठेके पे दे दिए, रेलवे स्टेशन इन्होंने ठेके पे दे दिए, और क्या क्या दोगे? सब कुछ तो बेच रहे हो आप धीरे धीरे करके। कहाँ जाओगे देश को छोड़ के? देश ना तो आपको कहीं भागने, उस टाइम आपको भागने का मौका नहीं देगा जिस टाइम आपने सारा कुछ ये बेचने का आप कर रहे हो ना प्रोपोगंडा। ये अवामी अडानी का सारा जो है ये आप लोगों को आपको देना। डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, इसलिए जी रविपाल जी बोले। मैं ये बात कहना चाहता हूं मैडम कि डिजिटल इंडिया से रोटी नहीं छलकेगा, कंप्यूटर से रोटी डाउनलोड नहीं होगा, अनाज उगाना पड़ेगा। ये जो ये लोगों को भ्रम फैला रहे हैं ना डिजिटल इंडिया का, वो इनके कुछ पूंजीपति मित्रों का काम है, ठीक है। और ये जो देश को बर्बादी के कगार के, आप मेरे को बात बताइए, रिजर्व बैंक के जो पैसे थे, वो जो उसमें अपना उनका एक रखा था अलग से फंड, उसको भी सरकार ने ले लिया है। आप बैंकों की हालत देखिए। एक मेरे को बात बताइए, नोटबंदी की थी, सबसे पहले दिवाला बैंकों का निकला। सो मोदी जी जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो बर्बाद हो जाती है। इन्होंने नोटबंदी की, देश के अंदर एक भी अर्थशास्त्री से इन्होंने बात नहीं की, और नोटबंदी का क्या असर हुआ सबको पता है। जीएसटी से व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ वो सबको पता है। कोविड का इन्होंने बिना किसी से पूछे अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया, देश के गरीबों का क्या हुआ वो पता है। ये बात नहीं करते देश की बेरोजगारी पर, ये बात नहीं करते देश के और मुद्दों पर। चीन ने आपकी कितनी बड़ी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, और देश का प्रधानमंत्री टीवी पे आके शरेआम झूठ बोलता है कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है। तो मोदी का जो आज का जो उनका रिकॉर्ड है वो उनका झूठ का रिकॉर्ड है, और उन्होंने एक भी बात अभी तक देश के साथ सीधे तौर से, सच्चे तौर से नहीं की। तो इसलिए यही बार बार मैं आपके माध्यम से, जहां तक भी है, किसान आंदोलन का हम पुरजोर समर्थन करते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द किसानों के बताए हुए जो बातें हैं उनको वापस लेते हुए, उन अपने कानूनों को, किसानों को उनके घर भेजने का काम करे और देश को प्रोग्रेसिव बनाए। अभी आप देखिए इतनी महंगाई हो गई है, आप देखिए जो सब्जियों के रेट हैं, आप मटेरियल के, जब से आपने चाइना के साथ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आत्मनिर्भर भारत के दौरान भी आप देखिए, आप किसी फील्ड के आदमी से बात करिए, हर एक चीज महंगी होनी शुरू हो गई, हर एक चीज महंगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और ये जो बार बार बात करते हैं, आपने बेच दिया अडानी को, एयरपोर्ट्स बेच दिए, आपने रेलवे स्टेशन बेच दिए, आप अभी एयर इंडिया बेच रहे हो, आपने LIC बेच दी। तो भाई साहब ये देश की संपत्ति है, ये किसी RSS का, किसी प्राइवेट किसी की जगह नहीं थी, ये देश के लोगों के खून पसीने से बनाई हुई ये देश की संपत्ति थी, जिसको मोदी जी बेचकर आज अपने पूंजीपति मित्रों की जेब भर रहे हैं। आप BSNL का हाल देखिए, BSNL की बिल्डिंगें रह गई हैं, खंडर बनती जा रही हैं, उनके फोन्स नहीं चल रहे हैं, BSNL की 4G की रेंज नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मुकेश अंबानी के जियो को कामयाब करना है। जो पहले नहीं कभी कुछ हुआ है वो अब होने वाला है और कर रहे हैं। और ये भी ना आपने अब देश को वो कर रहे हैं, वो देश के लोगों की आवाज को दबाते हुए अपने पूंजीपति मित्रों का कर रहे हैं। वो अडानी का कर रहे हैं, वो अंबानी का कर रहे हैं। अनिल अंबानी, आपको पता है कि वो आदमी जो वो डिफॉल्टर है, उसको 30,000 करोड़ का राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, खुलेआम सबको दिखाई दे रहा है। ये ठीक है कि कुछ मीडिया चैनल इस बात को दबाते हैं, वो उस चीज को नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके मोदी की छवि को नुकसान पहुंचे। आप चीन का मसला देखिए, आप कोई भी मसला उठा के देखिए, तो भारत पिछले 6 वर्षों के अंदर जितना भारत को अभी आगे जाना चाहिए था, आज आप मेरी बात सुनिए, भारत का मुकाबला होना चाहिए था अमेरिका के साथ। आज हमारा मुकाबला ये किसके साथ कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ। पर व्यक्ति, पर आदमी इनकम जो होती है उसके अंदर हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए हैं।
और भूख का जो हंगर का वो बनाते हैं, उसके अंदर हमारा नंबर डाउन हो गया है। ठीक है, करप्शन के अंदर हम और अपना 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 स्तर गिर गया। तो देश को तरक्की भाई साहब कहां पे मिल रही है, ये कुछ बता दे। अगर मोदी जी इतने मेरे 50 दिन के अंदर बोला था कि अगर नोटबंदी का कोई गलत असर मतलब निकला तो मैं किसी भी चौराहे पे आ जाऊंगा, तो भैया अब तो कितने साल हो गए, आप चौराहे पे नहीं आए। तो कुल मिला के इनकी ये बिल्कुल झूठी सरकार है। और दूसरी बात, ये जो बार बार आड़ती और किसान की बात करते हैं, आड़ती और किसान का रिश्ता जो है वो बहुत करीबी रिश्ता है। बैंक हमको उस तरीके से लोन नहीं देता जैसे हमको आड़तिया लोन देता है। हमें रात को जरूरत पड़ती है किसान को, तो आड़तिया रात को भी मदद करता है। और ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि पंजाब के अंदर 8% मार्केट फीस है, वो किसान की जेब से कटती है, किसान लुटा जा रहा है। तो एक बात बता दूं कि जो खरीदार होता है वो मार्केट फीस भरता है, वो सेंटर की गवर्नमेंट भरती है, ना कि किसान भरता है। तो इसलिए ये क्या है कि ये देश को भ्रमित करते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है। और ये बस अभी अभी इनके अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये हिंदू मुसलमान शुरू कर देंगे, ये पाकिस्तान शुरू कर देंगे, ये बस। जी मनीष जी, बीजेपी के पास मनीष जी क्या कुछ कह रहे थे? जात पात के नाम से, धर्म के नाम से लड़वाने के बगैर और कोई एजेंडा नहीं है जो इन्होंने देश के लोगों के लिए कोई काम किया हो। हम यही कहना चाहते हैं, जो ये आवाज कुचलना चाहते हैं, ये किसानों की आवाज कुचलना चाहते हैं, व्यापारी वर्ग की आवाज कुचलना चाहते हैं, ये आवाज कुचली नहीं जाएगी। ये पूरे हिंदुस्तान में जो है ये लहर बन चुकी है। हिंदुस्तान के बाहर भी कई कंट्रियों से देखते हो आप, जो भी पंजाबी लोग हमारे पंजाब के हमारे बेटे बैठे हैं, वहां से भी वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। तीसरी बात, ये समीर जी को मैं बताना चाहता हूँ, जो सिस्टम और 26 दिसंबर को वो लाख किसानों के साथ राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले हैं। 26 को फिर से आप सभी से बात होगी। लेकिन समीर जी, आप सारी चीजें सुन रहे थे, क्या कुछ प्रतिक्रिया? अब कब तक इंतजार करना होगा समीर जी? आखिरी जवाब समीर जी। समीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मनीष जी और रवि रूपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपनी बात रखी है न्यूज पर। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से समीर जी, चाहूंगा, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। जी जी बोले। मैं समीर जी से पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ? अगर तो मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ फिर तो मैं देशद्रोही हूँ। अगर मैं इनके हक में बोलता हूँ तब मैं हिंदू हूँ। क्या अभी हम रामचंद्र जी को हम नहीं मानते? हम भगवान को किसी को भी मान नहीं सकते। लेकिन जो इनके खिलाफ बोलता है वो हिंदू नहीं है, देशद्रोही हो जाता है। और बाकी ये सारे यही सारे हिंदू हैं, खाली बीजेपी वाले इससे ज्यादा। बात को दोहरा रही है समीर जी। मनीष जी का कहना है कि जब हम सत्ता पक्ष की तरफ बोलते हैं तो मैं हिंदू हो जाता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा कनेक्शन टूट गया था। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा कनेक्शन टूट गया था। मैं माफी चाहता हूँ, कनेक्शन टूट गया था। मेरे को नहीं पता कि बब्बी हमारे बड़े भाई ने क्या कहा है, क्या बुछार किया हमारे पे। मैं यही कहना चाहता हूँ समीर जी, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं एक हिंदू लड़का हूँ, आप ये मानते हैं मैं हिंदू हूँ? आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस करिए जी बब्बी भाई साहब। भाई साहब पूछना चाहता हूँ, भाई साहब मनीष बब्बी जानने वाली है, बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ या नहीं? मुनीष जी आप मुनीष जी, जो हिंदू शब्द है ना, इसकी सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा पढ़िए। हिंदू संस्कृति एक जीवन पद्धति है, किसी धर्म का नाम नहीं है हिंदू। और जो स्वस्थ हिंदुस्तान में रहते हैं, जैसे जापान में जापानी होते हैं, भारत माता की जय कहता हूँ तब तो मैं हिंदू हूँ। अगर बीजेपी का साथ देता हूँ तब मैं हिंदू हूँ। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ तब मैं देशद्रोही हो जाता हूँ। इसीलिए पूछना चाहता हूँ भी मैं हिंदू हूँ कि नहीं? आप बताइए कि मैं हिंदू हूँ क्या नहीं हूँ? मनीष जी आवाज नहीं आ रही। मनीष जी, वो सीए के जरिए, एनपीआर के जरिए और एनआरसी के जरिए प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको कि आप हिंदू हैं कि नहीं है। फिर ये बताइए ना जी, लोगों को पता तो चले। जो व्यापारी वर्ग है भी इनके हिसाब से वो हिंदू नहीं है, उनको भी ये अपना देशद्रोही बोल देंगे। कल को मानसा में फिर हमारा धरना है,
प्रदर्शन है व्यापार मंडल की तरफ से, आ जाए वहां पर, इनको सिग्नेचर करवा के दे देंगे कौन हिंदू है कौन नहीं है हिंदू, कौन अपना इनकी नजरों में गद्दार है। मनीष जी, ये बहस का चर्चा, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं था। आपने खालिस्तानी का नारा, आपने खालिस्तानी का नारा किस लिए दिया था? खालिस्तान अगर ये चैप्टर नहीं था तो जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, दिल्ली को कूच किया, आपके रास्ते में आने वाले मुख्यमंत्री ने, खट्टर साहब ने बोला ये खालिस्तानी है, क्या वो खालिस्तानी है? बताइए आप मेरे को, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मुनीष जी ध्यान से सुनिए, जो योगराज जी ने बोला, जो योगराज ने बोला उसका कंडेम किया, आपने कंडेम किया एक बार भी? आपने कंडेम किया? वो छोड़ दो उसने इस बात में, योगराज की बात पे मैंने खालिस्तान के झंडे कि आपने खालिस्तानी इसलिए नाम दिया किसानों को क्योंकि आप हिंदी और मुनीष जी मेरे पास अब भी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरे पास अब भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। आंदोलन में खालिस्तान के झंडे झुलाएंगे कि नहीं झुलाएंगे? खालिस्तान के नारे लगे कि नहीं लगे? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरे को ये बताइए, 31-32 जथेबंदियां आगे उनमें से किसी ने वो झंडा लहराया, उसने खालिस्तानी का नारा लगाया? बताइए आप। मुनीष जी भाई साहब, ऐसे तो मुनीष जी भाई साहब, तो बीच में आंदोलन के ऊपर पोस्टर लेके आया था, मोदी जी जिंदाबाद, हम उसके हक में हैं। वो आरएसएस के बंदे क्या करने गए थे आंदोलन के अंदर? भाई साहब, मोदी जी की खबर, मोदी तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये कोई आंदोलन का नारा है? जेएनयू में नहीं यही नारे लगे, इसमें यही नहीं लगे, नहीं तो हम क्या बने? तो ऐसे नारे लगते थे, लगते हैं, लगते रहेंगे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी और की सरकार हो। देश के लोगों के पास अधिकार है, जो मर्जी नारा लगाएं, अपने हक के लिए जो मर्जी लड़ाई लड़े, उसको आप दबा नहीं सकते। अपने हक के, आप हक की बात करते हैं। जो ये राहुल रूपाल जी बोल रहे थे, देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो व्यक्ति की आजादी है क्या? देश को तोड़ने की बात व्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। समीर जी, ये जो बात आप देश के कोने-कोने से बार-बार पार्टी ने देश को जोड़ने का ठेका नहीं लिया, इसका सबूत तक कोई नहीं दे पाया। जो हिंदुस्तान में इतनी जात पात के लोग रहते हैं, वो सारे हिंदुस्तानी हैं, खाली आप हिंदुस्तानी नहीं हो। जी रवि जी, बब्बी जी तो जो अभी ये समीर भाई बात कर रहे थे, जो ये बात कर रहे थे अभी, टुकड़े टुकड़े होंगे, जहाँ कोई और बातें कर रहे थे, तो एक बात छोटी सी बात है कि जब 47 में ये मुल्क नया बना, जब ये हम अंग्रेजों से आजाद हुए, तो जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसके अंदर ये लिखा गया कि ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष होगा। यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी मर्जी से अपना धर्म मान सकेगा, जो मर्जी वो चाहे वो कर सकेगा। ये ऐसा देश बनाया था सभी लोगों के लिए। और ये जो बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान की ये बात करते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिसको जाना था वो जा चुका। आज का जो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहता है, वो खुद की अपनी मर्जी से इस देश में रुका है। वो उस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, इसी देश की मिट्टी में वो मरेगा और वो यहीं पे रहा है वो। और आप सर्टिफिकेट बांटने का जो आप बात करते हो, मेरी बात सुन लो पूरी। मैंने समीर भाई आपकी पूरी बात सुनी, आप पूरी बात सुन लो, आप पूरी बात सुन लो। तो आपके आरएसएस मुख्यालय में आज तक देश का झंडा नहीं अपना चढ़ाया था आज तक, ये बताएं आप। बनाना चाहते हैं मनीष जी, ये अपना आप बताएं, ये आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप। ये
मनीष जी, ये आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं ये बातें। कभी हिंदू को लड़ाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। जो अपनी पार्टी की बात करे वो हिंदुस्तानी, दूसरा देशद्रोही। अगर आपकी केंद्र में इतनी स्ट्रांग सरकार है, फिर पाकिस्तान को मिला लो हिंदुस्तान में, दिखाओ मिला के हिंदुस्तान में पाकिस्तान को। अगर आप कहते हो जो मोदी जी करते हैं, जो हमारी सरकार है इतनी स्ट्रांग सरकार है, फिर पाकिस्तान को मिलाओ। आप कह रहे थे दाऊद को लेके आएंगे, कहाँ गया दाऊद? पकड़ा गया आपसे। आप कह रहे थे काला धन लेके आएंगे, बताओ कहाँ गया काला धन? आप कह रहे थे 15 लाख खाते में डालेंगे, कहाँ आ गया 15 लाख? बताइए आप। विजय माल्या, विजय माल्या, नरेंद्र मोदी और कितने कितने इन्होंने, इनके मंत्रियों ने मिला के भुका दिए। ये तो उत्तर नहीं आ पाए। समीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, बोलिए जी, बोलिए समीर जी। जी हाँ जी, हाँ जी समीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है जी? जी जी, हेलो। बोले। सबसे बड़ा सवाल तो आज ये किसानों का सबसे हित में सवाल है कि 65 साल में किसानों ने 4 लाख आत्महत्याएं क्यों की? सुमीर जी, जो पिछली बातें हो चुकी है, आज आप उनको छोड़ के जो वर्तमान में जो अभी चल रहा है दिल्ली में, उसके बारे में आप अपनी सरकार का पक्ष रखें। जो अभी चल रहा है दिल्ली में वर्तमान में बताएं क्या कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली की सरकार, सेंटर की सरकार किसानों के प्रति बड़ी संवेदनशील है। हर एक मुद्दे को हल किया जाएगा। अगर किसानों के आंदोलन से राजनीति निकाल दोगे, अगर किसानों के आंदोलन से राजनीति निकाल दोगे तो ये 2 दिन में हल हो जाएगा। मगर अपने 2022 के स्वार्थ पूरे करने के लिए तीनों पार्टियों ने आपकी पार्टी कर रही है, इसीलिए इस आंदोलन को लंबा खींचा जा रहा है। आप अपना ये जो आपने नारा दिया था ना खालिस्तानी का, आप पंजाब में हिंदू और सिखों को लड़ा के अपनी रोटियां सेकना चाहते थे, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, इसलिए आप इसको लंबा खींचना चाहते हो। हिंदू सिख एक ही है, आप इसको अलग करने की कोशिश मत कीजिए। खालिस्तानी किसको बोला आपने? किसान नेताओं को, जो वहाँ खालिस्तानी किसानों को नहीं बोला। मनीष जी, आप गलत बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं एक बात से पूरा सजग हूँ। कब तक इंतजार, कब तक जवाब मिलने वाला है सरकार की तरफ से किसान को? मुनीष जी, मैं तब खुश होता जब खालिस्तान का नारा लगा था, तब आपने बोलना था कि यहाँ पे खालिस्तान का नारा नहीं लगी चाहिए, ये किसान आंदोलन है, इसमें किसान नहीं चाहिए। हर आदमी को उसको नकारा है जो ऐसे पोस्टर लेके आया था, जो खालिस्तान किसान आंदोलन में किसानी की बात बंदियों ने सबने उनको जो है नकारा है वहां से कि हमारे आंदोलन में ऐसे नारे नहीं चलेंगे। योगराज ने भी इस पे बोला, तब तो आपने उनका कंडेम नहीं किया, हमने कंडेम किया कि योगराज जी गलत बोला है, फिर उन्होंने माफी भी मांगी। वो किसान आंदोलन में गए थे, वो किसान आंदोलन में गए थे, किसान आंदोलन में गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? भाई साहब, आप ये किसान आंदोलन में अपने आरतीयों को आंदोलन के आपने पंजाब के किसान आरतीयों को बिचौलिया कहा कि नहीं कहा? आपको पता नहीं है? मुनीष जी, मैंने आपको बिचौलियों की परिभाषा दी कि नहीं दी? मुनीष जी, मैंने आपको बिचौलियों की परिभाषा दी कि नहीं दी? मेरे को ये बताइए, मैंने आपको परिभाषा बिचौलिया बताया ना। दिखा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मोदी जी की, नड्डा जी की, खट्टर साहब की, सबकी रिकॉर्डिंग है जिन्होंने हमें बिचौलिया कहा। क्या आप बताएंगे? पहले तो इसको आप क्लियर करिए, बिचौलिया कौन है? हमें आप बिचौलिया कह रहे हो, इसको क्लियर करो। क्या बिचौलिया कह रहे हो? क्या हम बिचौलिए हैं?
पूरे हिंदुस्तान में मंडीकरण सिस्टम और आड़तिया सिस्टम दो ही स्टेटों में कामयाब है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब में किसान को जितनी उसकी फसल आती है, जो गवर्नमेंट अपना रेट तय करती है एमएसपी, उसका पूरा एक एक पैसा किसान को मिलता है। कहीं और यूपी, आप में आपकी यूपी में सरकार है, बताइए आप एमएसपी है वहां, आप खरीदते हो, बताइए आप ये अपना उसके बाद एमपी में चले जाओ, आपको नहीं पता यूपी से इस बार जो है जोन अपना पैडी और कणक आके पंजाब दिल्ली में बिकती है, क्यों बिकती है? एमएसपी नहीं है। आप जो भी ये पंजाब का नेटवर्क सिस्टम है, ये खेती से आड़तिया वर्ग से शुरू होके पूरे पंजाब का जो है इकोनॉमी चलता है, और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं लाखों की तादाद में है, किसान भी, आड़तीय परिवार भी और मजदूर परिवार भी। और मंडी वर्ग, अगर मंडीकरण सिस्टम टूट गया, जो ये पैरेलल, मैं इसकी उदाहरण देता हूं, जब ये सरकारी बसें थी उसके पैरेलल प्राइवेट बसों को लेके आया तो सरकारी बसें फेल। जब ये खाली सरकारी हॉस्पिटल होते थे, जब प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े खड़े कर दिए, सरकारी हॉस्पिटल फेल। ये अपना सरकारी स्कूल थे, क्या हम लोग भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं? इतने इतने ऑफिसर बड़े, कितने लीडर सारे ऑफिस अपना सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। जब उसके पैरेलल इन्होंने, इनके मंत्रियों ने सरकारी स्कूल खोल दिए, तब सारा सिस्टम फेल। अब मंडी के पैरेलल के प्राइवेट मंडी क्यों खोलना चाहते हैं? क्या मजबूरी है इनकी कि ये अपना सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी खोलना चाहते हैं? किसी ने मांग की? किसी किसान जथेबंदी ने मांग की? किसी व्यापारी वर्ग ने मांग की? बताएंगे जी रवि जी। जो मैं अभी इतनी बातें सुन रहा था, तो एक दो बातें मैं इसमें यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात जो ये है कि किसान के पास पहले ही उसके साधनों की बहुत ज्यादा कमी, उसकी आमदन दिन ब दिन गिरती जा रही है, महंगाई इतनी ज्यादा है उसकी। आप देखिए वो जो अपने खेतों के अंदर अपना स्प्रे यूज करता है, खाद यूज करता है, उसका रेट बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात, ये जो अभी बात कर रहे थे कि पिछले 65 साल में अपना 4 लाख किसानों ने अपना खुदकुशी कर ली, तो मेरे के बात बताएं, ये वही किसान है जो इस देश में भूखमरी थी तो हरी क्रांति लेके आए और जो सफेद क्रांति लेके आए। अगर आज देश के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं तो उसके लिए किसानों ने अपना बलिदान किया है, उन्होंने अपनी जमीन का सीना फाड़ के उसमें से अनाज को उगाया है। और आज अगर गोडाउन भरे पड़े हैं तो ये बड़ी बेशर्मी से ये कह सकते हैं, ये भाजपा के जो सरकार है, जो तोमर जी हैं, संबित पात्रा है, ये कह सकते हैं कि अब हमको जरूरत नहीं है धान की और फसल की। तो ये इनका एक बिल्कुल देश के प्रति, किसानों के प्रति इनका रवैया जो है वो बहुत गलत है। और दूसरी बड़ी बात जो अभी मनीष जी कह रहे थे, क्या एक बात बताए, जब प्राइवेट बायर आ जाएगा तो प्राइवेट बायर 1 साल फसल का रेट दे देगा, 2 साल दे देगा, उसके बाद वो क्या करेगा? जब सरकार तो धीरे धीरे इस खेल से चली जाएगी, सरकार तो खरीदना बंद कर देगी। तो वही जो लूट अभी वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहां पे धान 1100 रुपए 1000 रुपए क्विंटल बिक रहा है, वो वहां यहां पे भी बिकेगा। और ये जो बार बार ये किसानों के पीजे खा रहे हैं, ये किसान वो कर रहे हैं, तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पंजाब का, हरियाणा का किसान है, जिसके बेटे, जिसकी बेटियां बाहरली धरतियों पे कनाडा अमेरिका में बैठे हैं, वहां पे वो मेहनत करके अपना पैसा जोड़ते हैं। और अगर पंजाब का किसान आज किसी तरीके से अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है तो वो उसके अंदर सिर्फ सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार की जितनी नीतियां अभी आ रही हैं, ये सारी नीतियां किसानों को खत्म करने वाली, और इनका जो मेन मकसद है, इनका एक मेन मकसद है रवि जी, ये बताना चाह रहा है कि फसल को आप कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी राज्य में जाकर बेच सकते हैं। ये एक फालतू का भ्रम है। अभी मैं आपको इसी बात का मैं जवाब देता हूँ। मनीष भैया, मनीष, हर 5 किलोमीटर के बाद मंडीकरण ढांचा बना हुआ है पंजाब के अंदर। किसान जब कटाई करता है धान की, जब कणक की, तो उसको भी वहां ले जाने के लिए 5-6 ट्रैक्टरों की जरूरत होती है, जो किसान के पास नहीं है। एक से ज्यादा किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो एक दूसरे से मिलजुल कर वो फसल जो है, जो 5 किलोमीटर के अंदर है, वहां मंडी में लेके आता है। अगर मैं कहूं कि यहां से, ये तो कह रहे हैं, ये पहले भी कानून बना हुआ है, किसान कहीं भी ले जाकर अपनी फसल बेच सकता है। क्या मैं पूछना चाहता हूं
अपना राजस्थान से अफीम जहां कर लाकर बेच सकता है किसान? वहां पर खेती होती है। बताइए, ये बताएंगे अब अपना बीजेपी वाले। ये मक्की हमारे पंजाब में 700 रुपये क्विंटल से लेके 1000 रुपये तक बिकी। अब बॉम्बे जाके ये 150 रुपये किलो हो जाती है, जब अडानी अबानी के पैकिंग हो जाती है। क्या किसान यहाँ से ट्रैक्टर भर के लेके महाराष्ट्र जाएगा, या ये अपना कोई बड़े एरोप्लेन प्रोवाइड कराएगी सरकार उनको? जी अभी जैसे आपने ओपन मार्केट की बात की कि कहीं कोई कहीं भी जाके बेच सकता है, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इनके जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनका एक ट्वीट था कि जो मक्का राजस्थान में हुआ है उस मक्के की फसल को हम हरियाणा में नहीं बिकने दें। ठीक है, तो अभी ये खुद बोलते हैं कि सारी मंडियां खुल गई खुद। हाँ, तो फिर वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये, हाँ, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। किसान को अपनी फसल जहां पे बेचनी है वो वहां पे बेच रहा है। ठीक है, और ये जिस तरीके की ये बातें करते हैं, अभी आप देखिए अपना वहां पे हमारे यहाँ करीब में पटियाला के करीब एक पेप्सी की फैक्ट्री लगी हुई है, कोका कोला की। उन्होंने वहां पे लोगों से कहा कि आप यहाँ पे आलू उगाएं, यहाँ पे हम चिप्स बनाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिस रेट पे करते हैं, अगर फसल की क्वालिटी उसके अंदर गिर जाती है तो उसको लेने के लिए 100 नखरे करते हैं, और किसान को आखिर में अपनी जो फसल है वो उसके कम रेट पे दे के आनी पड़ती है। उसके पास मजबूरी है, उसको अगली फसल के लिए भी अपना बीज खरीदना, तो वो क्या करेगा? तो जब ये सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये जो पूंजीपति लोग हैं ये किसानों का शोषण करेंगे। ये सीधी सी बात है। और किसान यूनियनों का जो आज मसला है कि इन कानूनों को रद्द कर दीजिए, ये बिल्कुल सही है। इन कानूनों के अंदर संशोधन करने से कुछ नहीं होगा, इन्हें रद्द ही करना पड़ेगा, तभी देश का किसान जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। नहीं 5-7 साल में सरकार इस खेल से बाहर निकल जाएगी और किसानी का हाल भी मोदी जी वैसा कर देंगे जैसा उन्होंने देश की अपना अर्थव्यवस्था का किया। जी, एएनएन से जुड़ने के लिए मनीष जी, रवि जी और समीर जी, आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद। धन्यवाद।